सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम कक्षा 10 का मॉडल पेपर नंबर 7 संजीव डेस्क वर्क से कर रहे हैं खंड पर, जहां दिया गया सवाल नंबर 4। दो संख्याएं हमें दी गई है 616 और 32, और इन दोनों का हमें मैसअप है यानी कि HCF ज्ञात करना है। तो देखिए, HCF ज्ञात करने के लिए आपको पहले ही बताया हुआ है कि हमें जितनी संख्याएं दी जाती है उनके हमें क्या करने पड़ते हैं, प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड निकालने होते हैं दोनों के अलग अलग। जैसे यहाँ पर हम देखें तो 2 का भाग जा रहा है 2 तिया 6, दो संख्या एक साथ उतरेगी तो 0, 2 8 16, ये हम भाग लगा कर देख सकते हैं। फिर 2 1 कम 2 बच गया 1, 10 बन गया, 2 5 10, 2 चौके 8। फिर 2 से 2 7 14, 1 हासिल, 2 7 14। इसके बाद में 2 का नहीं जा रहा है 3 4 5 6, यहाँ पे जाएगा 7 का भाग, क्योंकि 7 भी खुद एक अभाज्य संख्या है। 7 एकम 7, 7 एकम 7। फिर जाएगा 11 का, 11 भी अभाज्य संख्या है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं 2 का भाग जा रहा है 16 बार, 2 का जा रहा है 8 बार, 2 का 4 बार, 2 का 2 बार और 2 का 1 बार। ये हम रफली भी कर सकते हैं, लेकिन इनके हमें जो गुणनखंड आया है वो हमें लिखने पड़ेंगे। जैसे इसमें 3 बार 2 आ रहा है और 7 × 11, इसमें 1 2 3 4 5 बार 2 आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि HCF में कॉमन होता है मसपा में, तो कॉमन आया है 2, फिर से 2, फिर से 2, फिर 7 कॉमन नहीं आ रहा है, 11 कॉमन नहीं आ रहा है, और बचे ये दो संख्याएं जो 2 और 2 है। तो यहाँ पे आगे कॉमन नहीं आ रहा है, इनको हम नहीं ले सकते, ये पहले हमने कॉमन ले लिया है। तो हमारा आया 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि इनका HCF यानी मसपा कितना आया है 616 और 32 का 8। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया यहाँ, यदि द्विघात व्यंजक kx² + 5x + 3k के शून्यकों का योग और गुणनफल बराबर हो, यानी कि ये जो द्विघात यहाँ पे समीकरण हमें दी गई है, इसके शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा, वे दोनों बराबर है बता दिया गया। तो k का मान ज्ञात करना है, तो पहले शून्यकों का योग और गुणनफल है क्या वो तो निकालें बराबर करने के लिए। तो देखिए, योग निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो आपको पहले ही बताया गया था, वो होता है -b/a। तो हम यहाँ देखते हैं कि -b क्या है, ये हमें सबको पता है a, b और c। तो सबसे पहले ये माइनस जो फॉर्मूले में b हमारे पास है x के साथ वाली संख्या जो है +5। अब प्लस और माइनस, ये माइनस तो फॉर्मूले का लगाना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस आप लिखे चाहे ना लिखे, हमें पता है अगर प्लस माइनस माइनस ही होता है। बट्टे में क्या है a के मान कितना आया हुआ है x² के साथ वाला होता है जो है k। ये एक समीकरण हो गई। अब हम देखते हैं इनका गुणनफल। गुणनफल देखिए कैसे निकलेगा, इसका मतलब गुणनफल होता है अल्फा प्लस अल्फा गुणा बीटा। तो गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। तो c हमारे पास है ये तीसरा अचर पद, और ये पूरा होता है, इसमें कुछ छोड़ना नहीं होता है, तो वह है +3k। और बट्टे में क्या है a कितना था हमारा k, जो हमने पहले भी लिखा था ना। अब ये है योग और ये है गुणनफल, और हमें यहाँ पे दिया गया है कि योग और गुणनफल दोनों क्या है बराबर, यहाँ पे हमें दिया गया है। तो योग हमारा आया है -5/k और गुणनफल आया है 3k/k। तो ध्यान से देखिए k से k तो क्रॉस हो गया। अब यहाँ पे बच्चा है हमारे पास -5 बराबर में 3, और ये भाग में जो k है वो भाग में बराबर से उधर आएगा तो किस में चला जाएगा गुणा में। तो k यहाँ रहेगा बराबर में, ये -5 था, और k के साथ में जो 3 था वो गुणा में बराबर से इधर आएगा तो किस में आ जाएगा भाग में। तो k का मान क्या आ गया -5/3। यहाँ हम लिख सकते हैं k बराबर है -5/3, और हमसे k का मान ही तो पूछा गया था। तो ये हमारा सवाल क्या हो गया यहाँ पे कंप्लीट।
आगे में दिया गया है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में ध्यान से हम देखते हैं तो यहाँ पे एक समीकरण दी गई है जिसमें हमें y का मान दे दिया गया, x का मान हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो समीकरण दिख रही है उसमें हम y का मान रख देते हैं। तो y बराबर कितना, -2। तो जहाँ पे y नहीं है तब तक तो हम सेम ही लिखेंगे, जहाँ पर y है वहाँ पे y का मान कितना आ जाएगा, -2 बराबर में कितना है, 12। सिर्फ y की जगह ही y का मान रखना है, क्योंकि 3 के गुणा में y था तो 3 गुणा y की जगह y का मान रख दिया, -2। यहाँ जितना भी दिया वो रख देते हैं। तो देखो 2x है। अब ध्यान से देखते हैं 3 की गुणा 2 से होने पे कितना आएगा, 6। और माइनस क्या हो गया यहाँ पर, प्लस। जो हमें ध्यान देना है, क्योंकि ये निशान जो होते हैं इनका ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। फिर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 2x। अब ये बराबर में 12 था, ये प्लस का 6 उधर बराबर में जाएगा तो किसका हो जाएगा, -6। तो 2x बराबर कितना आ गया, 6। अब x के साथ में था ये 2, बराबर के उधर किस में चला जाएगा, भाग में। तो x बराबर आ गया 2 का 6 में भाग जाएगा 3 बार। तो x का मान कितना आया, 3। तो हमें सिर्फ x का मान निकालना था और हमने निकाल दिया। तो सवाल नंबर 6 भी होता है कंप्लीट। आगे हमें दिया गया सवाल नंबर 7। एपी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसमें ध्यान से देखिए, एपी में दी गई है 5, 8, 11 और आगे अंतिम पद 47 भी दिया गया है। अब हमें ये बोल रहा है कि प्रथम पद की ओर से दूसरा पद बताना है हमें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हमें जो दिया गया वो लिख लेते हैं। हमें दिया गया ए कितना दिया गया है, 5। डी आप निकाल सकते हो A2 - A1 करके, A3 - A2 करके, यानी पास वाले से आप माइनस कर सकते हो। तो A2 - A1 करेंगे तो 8 - 5 करने में कितना आने वाला है, 3। तो ध्यान से देखें तो A हमारे पास है, D हमारे पास है, और उसके बाद में अंतिम पद भी हमारे पास है AN कितना है, 47। ये अंतिम पद दे रखा है ना हमें, क्योंकि ये पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद में डॉट डॉट डॉट, और ये अंतिम पद हमें दिया गया है। अब हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है अंतिम पद से प्रथम पद की ओर जाना है हमें, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, और दूसरा पद हमें बताना है। तो देखो कैसे बताएंगे, देखो अंतिम पद कैसे निकाल सकते हैं हम। देखिए एक चीज इसमें ध्यान रखना होगा, हमें अभी ये नहीं पता कि कौन सा पद पूछा जा रहा है। दूसरा पद समझ गया, आप दूसरा पद नहीं बोलेंगे। ये कह रहा है अंतिम पद से हमें ऐसे चलना प्रथम पद की तरफ, उल्टा। तो हमें यहाँ पर अब उल्टा चलना है, तो हमारे लिए प्रथम पद एक बार के लिए ये है, और हमें इसका दूसरा पद बताना है। तो देखो ये पद कौन सा है हमें ये नहीं पता, क्योंकि ये AN दिया गया। अगर हमें पता होता छठा, सातवां, ये कितवां पद है, तो हम वो उससे आगे वाला पद निकाल लेते हैं, A5, A4 जो भी निकालना होता। लेकिन वो अभी हमें पता नहीं, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम समझते हैं कि इससे पहले वाला पद निकालना है, ठीक है। अगर हम उल्टा चलेंगे तो D हमारा किस में हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस में। सीधा चलने पे D देखो बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है। लेकिन अगर उल्टा चलेंगे, अंतिम पद से प्रथम पद की तरफ चलेंगे, तो D माइनस होने लगे ना। देखो 11 में से 8 3 गया तो 8 आ गया, 8 में से 3 गया तो 5 आ गया, यानी कि 47 माइनस क्या हो जाएगा, D3, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो हमारा अंतिम पद दिया गया है उसमें से हम क्या करेंगे, n - 1 गुणा D वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो अंतिम पद तो 47 है, -n - 1 गुणा तो D होता है n। अभी हमारे लिए वो पद कौन सा मान है, हम दूसरा, तो 2 - 1 ले लेते हैं, गुणा में D कितना था, 3। देखो 47 है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये माइनस तो है और 2 में से 1 माइनस हो रहा है, लेकिन हमें एक चीज देखनी है कि बाहर माइनस है तो ब्रैकेट को तो हम खोलेंगे, तो -2 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और यहाँ पे ये क्या हो गया हमारे पास 1, ठीक है ना। तो और गुणा में कितना था हमारे पास यहाँ पर, 3। वैसे हम इसमें से माइनस यहाँ भी कर सकते हैं, तो मैंने ब्रैकेट के साथ कर दिया है। देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, -1, गुणा में क्या था, 3। तो देखो यहाँ 47 था, और अगर आप चाहें तो ब्रैकेट के साथ भी हल कर सकते हैं। यहाँ पे इतना भी नहीं करने की आवश्यकता रहेगी। कैसे, 2 - 1 करेंगे तो 1 बचेगा, किसका, माइनस का, और उसकी गुणा 3 से करेंगे तो आने वाला तो माइनस का 3 ही है, और 47 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44। यानी कि अंतिम पद से हम चलेंगे, तो अंतिम पद से अगर चल रहे हैं तो दूसरा पद आएगा 44।
तो ये हमारा सवाल नंबर 7 भी होता है कंप्लीट। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, त्रिभुज एबीसी मिलेगा आपको जिसकी भुजाएं AB और AC बिंदु D और E पर इस प्रकार है कि देखो DE समांतर है BC की। तो मेन हमें ये ध्यान देना है कि DE समांतर है BC की। ये प्रश्नावली 6 का सवाल है, तो सबसे पहले इस चीज पे ध्यान दीजिए, DE समांतर किसके है? BC के। अब DE समांतर अगर BC हमें दे दिया है और त्रिभुज भी दिया है तो हमें पता चल गया कि DE BC के समांतर है। तो हमें पता है थेल्स प्रमेय में क्या होता है प्रश्नावली 6 में कि जब भुजाएं समांतर हो तो उनके बीच में बनने वाले यानी कि उनके जो अनुपात वाले भाग होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि जो हमारी भुजाएं दी गई है समांतर भुजाओं के बीच बनने वाले भाग होते हैं समानुपाती यानी समान अनुपात में। तो हम ये लेते हैं जो हमने पहले भी ऐसा हल किया हुआ है कि सबसे पहले तो हमारी जो प्रमेय थी, ठीक है, आधारभूत प्रमेय से ये प्रमेय थेल्स प्रमेय है। तो हमारा यहाँ पे ये तो दिया हुआ था DE समांतर है BC के, तो प्रमेय से क्या हो गया? AD बट्टे में दूसरा भाग कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? DB बराबर होगा AE और EC के। अब हमें यहाँ पे भुजाओं के नाप दिए गए और यहाँ पर जो CE या EC भुजा मान रहे हैं वही हमें बतानी है। देखो CE लिख दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है, C ही एक्चुअली EC है, ठीक है। तो देखो AD हमें कितना दिया गया है? AD क्लियरली हमें दिया गया 8 सेमी। AB हमें कितना दिया गया? 12 सेमी, ठीक है। अब देखो AB पूरा 12 सेमी। ऐसे भी हमने पहले क्वेश्चन देखे हुए कि अगर पूरी भुजा आपको दे रखी है उसमें से ये टुकड़ा काटोगे तो बचा गया यही, काटना मतलब माइनस करोगे, तो पूरी है 12 सेमी, उसमें से अगर 8 घटा दोगे आप तो बचेगा कितना? 4, और वो क्या रहेगा? DB बराबर में AE हमें 12 सेमी दिया गया ही है और बट्टे में EC या C कुछ भी कह लीजिए, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनकी वज्र गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 की गुणा हो रही है EC से और 12 की गुणा हो रही है 4 से। तो देखो EC हमें बताना है बराबर में 12 गुणा 4 है और EC के साथ जो गुणा में संख्या है वो इधर आ जाएगी भाग में। तो EC बराबर आ जाएगा, EC लिख लो या CE लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। ये आ जाएगा 4 से कट रहा है 8 2 बार और 2 से कट रहा है 12 6 बार, 6 सेमी। आप सीधा भी कर सकते हो, 12 गुणा 4 से कर लो, 12 चौक 48 और 8 का भाग लगा दो, 8 छिंग 48, 6 सेमी। तो CE का माप कितना आया? 6 सेमी। तो इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 8 भी होता है खंड ब में कंप्लीट। आगे सवाल नंबर 9। देखो सवाल नंबर 9 में हमें दिया गया सबसे पहले, यदि बिंदु ये A और B जिनके निर्देशांक हमें दिए गए हैं, इनको मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु P है जो हमें दिया गया। देखिए सबसे पहले क्या थी, एक रेखा थी जिसमें A और B बिंदु और उनके निर्देशांक हमें दिए गए हैं, उनका मध्य बिंदु दिया गया हमें P, उसके भी निर्देशांक हमारे सामने है, ठीक है। हमें जैसे दिया गया है P के निर्देशांक -1 और 1, ये x और y होते हैं, xy, ठीक है। हमें कहा जा रहा है कि जो B आपको दिखाई दे रहा है ना उसका मान ज्ञात करो, कैसे होगा। तो देखो ये प्रश्नावली 7 का सवाल है और रेखाखंड का मध्य बिंदु दिया, तो हम मध्य बिंदु फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हैं। और हमें ये पता है A और B के जो निर्देशांक हमें यहाँ लिखेंगे जो दिए गए हैं, उसमें पहला x1, फिर होता है y1, दूसरे में होता है x2 जो इधर रहेंगे और फिर y2, और ये xy होते हैं, ठीक है। ये x और ये y के निर्देशांक ये सभी को पता है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाना, हमें सिर्फ B ज्ञात करना है। तो B हमें किस में दिखाई दे रहा है? y में। तो हमें y का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं और मध्य बिंदु y का फॉर्मूला क्या होता है? y1 प्लस y2 बटे में 2। वैसे तो x का भी ऐसे ही होता है, x1 प्लस x2 बटे में 2, लेकिन हमें x का यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं, हमें b निकालना है। b y में ही आ रहा है तो हमने y का फॉर्मूला लगाया। तो देखो ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला है और मध्य बिंदु आप निकालोगे पहले से दिए हुई है, ये x और ये y। तो हम y निकाल रहे तो y का उत्तर लिखेंगे, कितना दिया गया? 1।
और बराबर में y1 कितना था हमारे पास b, प्लस में y2 कितना था हमारे पास पूरा b प्लस 4, और भाग में कितना था 2। इधर हल कर देते हैं, 1 है बराबर में ये b और b प्लस हो गया कितना हो गया यहाँ पर 2b, और प्लस में क्या था 4, भाग में कितना था 2। ठीक है, अब हमें एक चीज़ यहाँ पे देनी है कि देखनी है कि यहाँ पे आपको कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लो। 1 है बराबर में दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है 2, ऐसे आप भाग से नहीं काट सकते। कॉमन आ रहा है तो कॉमन लीजिए, दोनों के अंदर 2 आ रहा है कॉमन, तो 2 से 2 किया तो क्या बचेगा b, प्लस 2 से 4 में भाग लगाया आएगा 2, और भाग में तो 2 था ही। अब आप काट सकते हो क्योंकि यहाँ पे गुणा आ गया है, ऐसे प्लस माइनस में आप नहीं काट सकते। तो 1 इक्वल टू क्या है b प्लस 2, b बराबर में b को हम अकेला छोड़ देते हैं, और ये प्लस का 2 बराबर से इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 2, तो 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, बड़ी संख्या माइनस की बराबर में है b। पूछा क्या था हमें b का मान, और b का मान कितना है माइनस का 1, यही इसका हो जाएगा आंसर। आगे हमें दिया गया सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में हमें देखो क्या दिया गया, कंफ्यूज होने वाली इतनी कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। जब भी हमें साइन कोस वाले सवाल मिलते हैं तो बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखो इसमें सिंपल सा हमें दिया गया था साइन ए बराबर में 1/2। देखो साइन ए रखें आप, बराबर में भी आप साइन ही रखें, और ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल थी उसमें ध्यान रखो कि साइन है तो 1/2 मान साइन में ही देखना है कब आएगा, बाकी में हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। पहले साइन है तो साइन देखो, कोस आएगा तो कोस देखेंगे, टेन आएगा तो टेन देखेंगे। तो देखो साइन है तो बराबर में हमें साइन वाली टेबल में देखना है 1/2 मान आता है क्या, आ रहा है, तो साइन कितने डिग्री में आ रहा है, ये आ रहा है साइन 30 डिग्री में, तो हम 1/2 को साइन 30 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 30 1/2 की तो बराबर होता है। पहली चीज समझ में आई। अब देखो साइन दोनों तरफ था, इधर नहीं तो गुणा में, इधर भाग में आता तो कटता ही, तो ए बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। ये समीकरण 1 कंप्लीट हो गई। अब ऐसे ही हमें दूसरी समीकरण के लिए करना है। यहाँ पे दिया गया कोस बीटा बराबर में 1/2। तो देखो इसमें भी सेम वही रखना है, कोस बीटा हमें दे रखा है बराबर में, कोस है तो हम कोस में देखेंगे यहाँ पे 1/2 मान आता है क्या, जी आता है, कितने डिग्री में आता है 60 डिग्री में। और इसके लिए मैंने बोला आप ट्रिग्नोमेट्री सारणी जो टेबल हमें दी गई है उसको आप जाते ही एग्जाम शीट जो आपको मिलेगी आंसर शीट, उसमें पीछे रफ में आप बना लेना, ये बहुत काम आने वाली। तो देखो ध्यान से, कोस से कोस क्रॉस हो गया तो बीटा रह गया, इक्वल में कितना रहा 60 डिग्री, ये होगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब पूछा क्या गया था, ये होने के बाद पूछा था तब ये अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करो, ये ए मान लो या अल्फा मान लो, कुछ ही मान लो, ठीक है, जो हमें दिया गया। तो देखो अल्फा का मान हम कितना दिया हुआ है 30 डिग्री हमने निकाला है, प्लस में बीटा का मान कितना निकाला हमने 60 डिग्री, और इन दोनों को क्या करना था प्लस, प्लस करने में कितना आ गया 90 डिग्री। यही हमारा क्या है इसका फाइनल आंसर। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी कंफ्यूज होने वाला नहीं है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 था वो भी होता है कंप्लीट।